जय हिंद। आज आपको हम डाल्टन पॉल डांस थ्योरी के बारे में बताएंगे और डांस ब्लॉक क्या होता है। इन्होंने डांस ब्लॉक के बारे में भी बताए हैं तो वो भी बताएंगे। इनका सिद्धांत क्या है, चरण क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाल्टन पॉल डांस के बारे में पहले जान लीजिए। इनका जन्म जो है 11 सितंबर 1916 बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। डाल्टन पॉल डांस का मानना था कि जोर तोड़ खेल और कहानियों के उपयोग के माध्यम से प्राथमिक आयु वर्ग के बच्चों को गणितीय संरचनाओं को प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इन्होंने खेल को भी एक माध्यम बनाया है प्राथमिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए, जो गणितीय संरचनाओं को प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वह इस अवस्था को सिरे से खारिज करता है कि गणित का ज्ञान केवल भौतिक उपलब्धियों का प्रयोग के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे अच्छी नौकरी हासिल करने में मदद मिले। तो ये नौकरी हासिल करने के लिए गणित का ज्ञान को जो है सिरे से खारिज करते हैं। अगला है डाल्टन डांस की अधिगम संबंधी अवस्थाएं। इन्होंने 6 अवस्थाएं दी है। तो पहला अवस्था है स्वतंत्र अवलोकन की अवस्था, फ्री प्ले स्टेज। इन अवस्था के बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे। दूसरा है नियम बाध्य अवस्था, रूल बाइंडिंग स्टेज। तीसरा है तुलनात्मक अवस्था, कंपैरिजन स्टेज। चौथा है प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन अवस्था, रिप्रेजेंटेशन स्टेज। पांचवा है सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। और छठा है सिद्धांत की अवस्था, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल स्टेज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चरण 1 में स्वतंत्र अवलोकन की अवस्था, फ्री प्ले स्टेज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बच्चों के सामने जब कोई समस्या आता है तब बच्चे उस समस्या को हल करने का हर संभव प्रयास करता है। इसमें बच्चे कभी सफल तो कभी असफल होते हैं। बच्चे इस प्रयास को तब तक करते हैं जब तक वह सफल ना हो जाए। मान लीजिए बच्चों के सामने में कोई एक समस्या हम रखते हैं तो बच्चा उसको हर संभव हल करने का प्रयास करता है। उसमें क्या होता है, कभी सफल होता है बच्चा, कभी असफल होता है। तो इस प्रयास को बच्चे जो है निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार बार बार प्रयास करने से हम उस समस्या को अच्छी तरह समझने लगते हैं। यदि वो बार बार प्रयास करेगा तो समस्या को अच्छी तरह से समझने लगेगा। हमारा मस्तिष्क उसे सुचारू रूप से देखने व समझने लगता है। इस प्रकार स्वतंत्र अवलोकन की यह प्रक्रिया अधिगम का प्रथम चरण है। अगला है चरण 2, नियमबाद्य अवस्था, रूल बेंडिंग स्टेज। देखिए, जब बच्चे किसी समस्या को हल करने के लिए नए नए प्रयास करते हैं तब उस समय समस्या के कुछ क्रम या नियमितता के बारे में जानने लगते हैं। जब बच्चा किसी समस्या को हल करता है तो वो बार बार प्रयास करता है, तो इसी क्रम में उसको क्या होता है, कुछ नियम को जानने लगता है। इस क्रम या नियमितता को नियम का नाम दे सकते हैं। बच्चे के अभ्यास के लिए नियम से बाध्य होता है। कोई खेल बच्चों के लिए बनाया जा सकता है। यह नियम वो खेल ऐसा हो जो गणित की विषय वस्तु से जुड़ा हो। खेल और नियम कैसा होना चाहिए, जो गणित के विषय वस्तु से जुड़ा होना चाहिए। अगला है चरण 3, तुलनात्मक अवस्था, कंपैरिजन स्टेज। चलिए इसके बारे में समझते हैं। जब बच्चों को गणित संबंधी अनेकों खेल खिलाए जाते हैं तो कक्ष में उनकी आपस में तुलना एवं चर्चा की जा सकती है। एक जैसे नियम के लिए अलग अलग सामग्री से विभिन्न खेल खिलाए जा सकते हैं। एक जैसे नियम के जो है अलग अलग तरह के विभिन्न खेल जो है बच्चों को आप खिला सकते हैं। जब अलग अलग खेल को एक जैसे नियम पर दोहराया जाएगा तो बच्चे नियम को गणित की मुख्य विषय वस्तु से आसानी से जोड़ सकेंगे। धीरे धीरे बच्चे समझ जाएंगे कि वास्तविक महत्व सिखाए जा रहे हैं, न कि प्रयोग की जा रही खेल सामग्री। तो चलिए तुलनात्मक अवस्था समझ लिए। अगला है चौथा, प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन अवस्था, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन स्टेज कहते हैं। विभिन्न खेलों के माध्यम से बच्चे वास्तविक तथ्य तक पहुंच चुके हैं। उसे मस्तिष्क में स्थिर रखने के लिए किसी ठोस प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। बच्चे खेल के माध्यम से बहुत कुछ को सीख लेते हैं, लेकिन उसके मस्तिष्क में एडजस्ट करने के लिए जो किसी ठोस चीज़ों की आवश्यकता होती है, यदि हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए तालिका, ग्राफ, चित्र या निर्देशांक आदि, या आप बच्चे को कह दीजिए कि त्रिभुज के आकार का कोई शेप लेके आए, ये भी हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक सीखे गए खेल के नियम का प्रत्येक के लिए प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। वह जो भी खेल या नियम सीखता है उसका प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, इसलिए इसे प्रस्तुतिकरण अवस्था का नाम दिया गया है। अगला है चरण 5 में सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। प्रत्येक नियम योग प्रत्यय
कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग प्रस्तुतिकरण बनाया जाए। जो भी नियम है या कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्या करना है, अलग अलग प्रस्तुतिकरण बनाया जाए। जब विभिन्न नियम, खेल या प्रत्यय एक ही प्रक्रिया को दोहराते हो तो उन नियम, खेल या प्रत्यय के लिए हम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बच्चा को जोड़ने के लिए दिए कि 2 और 3 को जोड़ो, तो एक तरीका होता है कि 2 और 3 को जोड़ो तो ये 2 रेखा जो है बना लेगा, फिर बच्चा जो है इस चिन्ह का प्रयोग करेगा। तो यही हो गया क्या, इस चिन्ह का प्रयोग करना, सिंबॉलिक। ये जो समझ जाएगा कि बच्चा इसको हमको जोड़ना है, फिर घटाना है तो घटाओ का चिन्ह का प्रयोग बीच बीच में आप जो है प्रक्रिया के माध्यम से दिखाएंगे। चिन्ह का प्रयोग करके चिन्ह की भाषा को विकसित कर सकते हैं, इसे सांकेतिक अवस्था कहा जाता है। फिर छठा है सिद्धांत की अवस्था, प्रिंसिपल स्टेज। चिन्हों को बनाने व समझने तक की प्रक्रिया काफ़ी लंबी जा सकती है। इसके लिए निर्धारित क्रम अपनाना आवश्यक है। पहले कुछ आवश्यक जानकारी से प्रारंभ करके कुछ निश्चित नियम प्रयोग करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। प्रारंभ में प्रयुक्त जानकारी सिद्धांत है, निकाला गया निष्कर्ष प्रमेय है तथा सिद्धांत से प्रमेय तक पहुंचने का रास्ता उत्पत्ति है। अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। देखिए 17 दिसंबर और 24 दिसंबर के प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में जो हुआ था उसको आप उल्टा के देख सकते हैं। जॉल्टन के सिद्धांत में 4 नियम हैं जो कि गणित अधिगम पर लागू होते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार। पहला है गतिशील सिद्धांत, डायनामिक थ्योरी। इंग्लिश में याद रखिएगा तो इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम होता है और हिंदी में बहुत अधिक नाम होता है, तो आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में भी याद रखना है कि डायनामिक थ्योरी, गतिशील सिद्धांत। अगला है मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक या बोध्यात्मक सिद्धांत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी प्री कंसेप्चुअल प्रिंसिपल या अंडरस्टैंडिंग थ्योरी। गणितीय परिवर्तता सिद्धांत, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। अगला है रचनात्मक सिद्धांत, क्रिएटिव थ्योरी। चलिए अब इस चारों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है गतिशील सिद्धांत, डायनामिक थ्योरी क्या है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें छात्र को अंतःक्रिया करने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उनका कहना है कि एक अवधारणाओं को समझने में सक्षम होने के लिए 3 आवश्यक चरण हैं। तो ये 3 आवश्यक चरण कौन कौन है, तो खेल चरण, पहले बच्चा खेल खेलेगा, उसके बाद उसको संरचना करेगा, फिर जो है उस खेल का अभ्यास करेगा। तो ये जो है पूछ सकता है आपको, जो है गतिशील सिद्धांत में 3 नियम जो है कौन कौन से हैं, तो आप 3 चरण बता देंगे, खेल चरण, संरचना चरण और अभ्यास चरण। चलिए दूसरा है मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक या बोधात्मक सिद्धांत, अंडरस्टैंडिंग थ्योरी। तो ये क्या है देखते हैं। इस सिद्धांत में कहा गया है कि एक ही अवधारणा या विचार को सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। जब किसी अवधारणा या विचार को आप सीखते हैं तो आप अनेकों प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं। अगला है गणितीय परिवर्तता सिद्धांत, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि जब बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है तो अन्य सभी और अप्रासंगिक तथ्यों को प्रासंगिक चर को समान रखते हुए व्यवस्थित रूप से भिन्न होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम बच्चों को त्रिभुज क्या है की परिभाषा सिखाएंगे तब हम त्रिभुज की आकार, कोण और अभिविन्यास बदलना चाहिए ताकि छात्र या बच्चा समझ सके कि त्रिभुज को परिभाषित करने वाली 3 भुजाएं और 3 कोण हैं। तो चलिए सबसे लास्ट है रचनात्मक सिद्धांत, क्रिएटिव थ्योरी। छात्रों को विश्लेषणात्मक गतिविधि से पहले अपने ज्ञान का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। अब की पॉइंट्स आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर में, हम आपको दिखाएंगे अगले में। जॉल्टन डीन्स के अनुसार गणित पढ़ाते समय एक शिक्षक को गणितीय अवधारणाओं की संख्या करने के बाद उनका अमूर्तीकरण करने पर महत्व देना चाहिए। गणित पढ़ाते समय एक शिक्षक को गणितीय अवधारणाओं की संरचना करने के बाद उनका अमूर्तीकरण करने का महत्व देना चाहिए। ये की पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इससे सीधे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जॉल्टन डीन्स के अनुसार गणित पढ़ाते समय एक शिक्षक को गणितीय अवधारणाओं की संरचना करने के बाद उनका अमूर्तीकरण करने पर महत्व देना चाहिए। चलिए अगला है डाइस ब्लॉक क्या होता है। इन्होंने जो डाइस ब्लॉक के बारे में बताया हम अब उसके बारे में बता रहे हैं। इसे बहु आधार अंक गणितीय ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग मूल रूप से बुनियादी गणितीय अवधारणाओं, इसको याद रखिएगा, जैसे
जोड़, घटाव, संख्या, गिनती और स्थानीय मान को सिखाने के लिए किया जाता है। तो डेंस ब्लॉक का जो उपयोग किस किस चीज़ को सिखाने के लिए किया जाता है? तो जोड़, घटाव, संख्या, गिनती और स्थानीय मान को सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें गुना भागा भी आएगा। अगला है, ये लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं, इसका फिगर भी हम आपको दिखाएंगे। ये लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं और स्थानीय मान दिखाने के लिए 4 आकारों में आते हैं। पहला है इकाई, एक स्थान, जिसको हम यूनिट ब्लॉक कहते हैं। दहाई, 10 स्थान, जिसको हम रॉड ब्लॉक कहते हैं। फ्लैट्स, जिसका 100 स्थान, स्ट्रिप ब्लॉक कहते हैं। और ब्लॉक 1000, जिसको क्यूब ब्लॉक कहते हैं। अब एक नोट्स है, डायस ब्लॉक के उपयोग से बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को याद रखने का ट्रिक अब हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, तो इस बी को और ओ को हटा दीजिए, तो यहाँ बच गया क्या? डी, एम, ए और एस। तो डी, जोड़, घटाव, गुना, भागा को आप आसानी से सिखा सकते हैं। और इसमें प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को सिखा सकते हैं। और एक हम बताए हैं स्थानीय मान, और गिनती को भी आप आसानी से सिखा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। 4-5 क्वेश्चन मेरे पास है, और डेंस ब्लॉक को भी हम दिखाते हैं एक फिगर के माध्यम से। तो देखिए, ये है डेंस ब्लॉक। इसका नाम जो है क्यूब है, इसका नाम स्ट्रिप्स है, इसका नाम रॉड है, इसको फ्लैट भी कहते हैं, या इसका नाम रॉड और इसको यूनिट। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेंस ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है? तो अब किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है? तो अभी हम आपको बताएं, क्या घटाव को हम पढ़ा सकते हैं, स्थानीय मान और संख्या को हम पढ़ा सकते हैं, योग को पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रायिकता को हम नहीं पढ़ा सकते हैं डेंस ब्लॉक के माध्यम से। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक चीज़ आप लोग यहाँ से देख लीजिए। देखिए, ये जो हो गया एक डाइंस है, ठीक ना। यदि ये सिंगल रहता है तो इसको हम जो है यूनिट ब्लॉक कहते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ देखिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से है, 10 ठो है यहाँ ऊपर में। तो इसको हम क्या कहेंगे? रॉड ब्लॉक, ठीक ना। इसको हम क्या कहेंगे? 10 ठो जो है एक साथ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? रॉड ब्लॉक। अब इसके बाद देखिए, इधर से देखिए, यहाँ से भी 10 ठो है और यहाँ से भी 10 ठो है, तो सब मिला के क्या हो गया? 100। तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्लैट ब्लॉक कहेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए, 10 गो यहाँ से है और 10 गो यहाँ है, फिर 10 इधर से है, फिर 10 इधर से भी है, तो इसमें टोटल जो है 1000 है, 1000 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्यूब ब्लॉक। तो अब इसी पे सवाल देखिए किस तरह का आया है। आधार 10 ब्लॉक का कौन सा संग्रह 46 का प्रतिनिधित्व करता है? तो अब देखिए, 46 का प्रतिनिधित्व कौन सा करेगा? तो 46 आने के लिए जो है 4 जो है छड़ ब्लॉक और 6 इकाई ब्लॉक होना चाहिए। 4 रॉड ब्लॉक और 6 यूनिट ब्लॉक। तो 4 रॉड ब्लॉक का मतलब क्या हो गया? 10 गुने 4, तो इसमें क्या हो गया? 40। टोटल कितना हो गया इसमें? 40। अब प्लस जो है 6 गो यूनिट ब्लॉक लेंगे, तो प्लस 6 यूनिट ब्लॉक, तो कितना हो गया? 46। टोटल कितना हो जाएगा? 46। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 4 रॉड एंड 6 यूनिट ब्लॉक। तीसरा है, निम्न में से कौन सा आधार 10 ब्लॉक का लिस्ट से ग्रेटेस्ट तक दर्शाता है? तो अब से सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा क्या होता है? यूनिट ब्लॉक। उसके बाद क्या होता है? रॉड ब्लॉक। उसके बाद फ्लैट ब्लॉक। उसके बाद क्यूब ब्लॉक। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है जैसा कि डेंस द्वारा दिया गया है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक या बोधात्मक परिवर्तन, ये क्या हो गया? सेकंड हो गया सिद्धांत। अगला है गणितीय परिवर्तनता सिद्धांत, ये जो है थर्ड हो गया। और रचनात्मक सिद्धांत, ये जो है फोर्थ हो गया। फिर अगला देखते हैं गणितीय परिवर्तनता सिद्धांत, ये जो है थर्ड हो गया। यहाँ से देखिए रचनात्मक सिद्धांत, ये फोर्थ हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सिद्धांत, ये जो है दूसरा हो गया। और परिवर्तनता सिद्धांत, तो परिवर्तनता सिद्धांत, अच्छा प्रत्यक्ष बोधात्मक परिवर्तनता सिद्धांत, फिर इसमें सिर्फ 3 ही है। अगला देखिए रचनात्मक सिद्धांत, ये जो है लास्ट वाला हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सिद्धांत दूसरा हो गया, परिवर्तनीय सिद्धांत। और गणितीय परिवर्तनता सिद्धांत, ये जो है तीसरा हो गया। फिर यहाँ देखिए गणितीय अमूर्तीकरण, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, बोधात्मक सिद्धांत या रचनात्मक सिद्धांत। तो इसमें जो है पहला छोड़ दिया गया है, जो गतिशील सिद्धांत,
इसको डायनामिक थ्योरी कहते हैं। तो उसके बाद दूसरा, उसके बाद फिर यहाँ क्या आ गया, तीसरा और चौथा। तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सिद्धांत या बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत, गणितीय परिवर्तन सिद्धांत या रचनात्मकता का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसका जो है हम हैंड रिटेन नोट्स PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।